जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास। सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज़ की क्लास आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैं पार्ट नंबर 1 पढ़ा चुका हूँ, जिसको कि मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप इसको आकर देखिए। दोस्तों, ओवरऑल हमारी होने वाली है आज क्लास नंबर 10, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल क्या होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने दोस्तों तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि देखिए, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया था कि वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, दूसरा है वैदिक या उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि क्या है, देखिए, ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ चुके थे, जिसमें क्या था, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, या क्या क्या कहा जाता है, पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। आज हम ऋग्वैदिक काल और या पूर्व वैदिक जो काल है, इसको हम अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अगले पार्ट में नेक्स्ट क्लास में वैदिक या उत्तर वैदिक काल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्री वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। प्री वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर की जो ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक समय था, उनकी क्या सभ्यता थी और क्या संस्कृति थी। तो देखिए, टाइम पीरियड तो आपको बताइए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। कब से कब तक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, देखिए, अब आर्य सामाजिक जीवन जीने लगे थे, यानी कि जो आर्य थे अभी क्या थे, सामाजिक जीवन यानी कि समाज में रहना इन्होंने शुरू कर दिया था, और यहाँ वहाँ घूमना फिरना उन्होंने बंद कर दिया था। यानी कि जैसे ये ट्रैवल करते थे, जैसे कि इन्होंने पश्चिम पर ट्रैवल करना शुरू किया और भारत की तरफ आए, और भारत में आने के बाद इन्होंने इसके बाद इधर उधर जाना बंद कर दिया और भारत में ही रहने लगे। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, परिवार। क्या है, परिवार। परिवार, सब लोग मिलजुल कर संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार पितृसत्तात्मक था, यानी कि जो फैमिली थी उनका हेड कौन था, उनका हेड जो भी था वो क्या था, एक मेल पर्सन था, और एक संयुक्त परिवार में रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर। इसके बाद क्या आया, विवाह। विवाह का कॉन्सेप्ट आया। विवाह में देखिए क्या है, विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। विवाह क्या माना जाता है, एक पवित्र संस्कार माना जाता था। कन्या अपने पिता के अनुसार विवाह करती थी, यानी कि जो पिता कहते थे उसी के हिसाब से कन्या अपना वर चुनती थी और अपने वर से शादी करती थी। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, पाणी ग्रहण और अग्नि परिक्रमा। क्या है, पाणी ग्रहण और अग्नि परिक्रमा, ये 2 विवाह संस्कार थे। यानी विवाह में जो संस्कार थे कौन कौन से थे, पाणी ग्रहण और अग्नि परिक्रमा, ये 2 विवाह संस्कार थे। बाल विवाह के बारे में नहीं बताया गया है, यानी कि जो आर्य थे उनमें जो बाल विवाह था उसके बारे में कुछ सुनने को नहीं मिला है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्त्रियों की स्थिति के बारे में, यानी कि फीमेल्स की जो स्थिति उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पुरुषों के समान अधिकार स्त्रियों को प्राप्त थे, यानी कि इस समय भी, वैदिक काल में भी, इतने पुराने समय में भी स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, और शिक्षा की व्यवस्था थी, यानी कि लड़कियां भी पढ़ने जाया करती थी। सती प्रथा। क्या है, सती प्रथा
का वर्णन नहीं है, यानी कि सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी कि अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है, उसमें अगर पति अगर खत्म हो जाता है किसी कारणवश, तो स्त्री को भी पति के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। यह है सती प्रथा। लेकिन ऐसा कोई सती प्रथा का वर्णन नहीं प्राप्त हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है, चौथे पॉइंट में क्या है। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था में देखिए क्या है। इसमें इस काल में कितने वर्ण थे बताइए। 4 वर्ण थे। 4 वर्ण थे। 4 कौन कौन से वर्ण थे देखिए। पहला क्या था, ब्राह्मण। क्या था, ब्राह्मण। दूसरा था क्षत्रिय। क्या था, क्षत्रिय। तीसरा वैश्य, वैश्य। और चौथा क्या था, शूद्र। चौथा क्या था, शूद्र। तो देखिए ब्राह्मण को कंपेयर किया गया है मुख से। किससे, मुख से। क्षत्रिय को किससे किया गया है, भुजा से। वैश्य को किससे किया गया है, जांग से। और शूद्र को चरण से कंपेयर किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला देखते हैं क्या है। क्या है, भोजन। भोजन देखिए कैसा था इनका। आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। यानी कि ये शाकाहारी यानी कि हरी सब्जियां, फल फ्रूट जो था वो भी खाते थे, और मांसाहारी यानी कि ये नॉन वेजिटेरियन भी थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखते हैं इनका क्या था, शिक्षा। क्या है, शिक्षा। स्त्री व पुरुष दोनों को समान रूप से गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। यानी कि दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त थे। शिक्षा दोनों की करवाई जाती थी, लड़का हो चाहे लड़की हो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने संस्कृति देखी, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की संस्कृति। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक दिशा क्या थी। तो देखिए ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक दशा क्या थी, यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, आइए देखते हैं। इस काल में राजतंत्रीय राज व्यवस्था का उदय हो चुका था। किसका, राजतंत्रीय राज व्यवस्था का उदय हो चुका था। परिवार सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी बताइए, परिवार। उसे क्या कहते थे, कुल कहते थे। क्या कहते थे, क्या कहते थे, कुल। यानी कि जो परिवार का जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहते थे, कुल कहते थे। कई परिवार के मिलने से ग्राम बनता था। जैसे अभी भी गाँव में बहुत सारे परिवार होते हैं, तो बहुत सारे जब परिवार मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक ग्राम, यानी कि एक गाँव बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और अनेक ग्राम के मिलने पर विष बनता है। क्या बनता है, विष। यानी कि जिसे आप कहें तो एक जिला जिसे कहते हैं, या एक सिटी बोल सकते हैं आप, वो बन जाता है। तो उस जमाने में उसे क्या कहते थे, विष कहते थे। विष कहता था, विषपति विष का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो विष जो है, जो कि बहुत सारे ग्राम के मिलने से बना, उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन है, विषपति होता था। अनेक विषय के मिलने से जन का निर्माण होता है। किसका, जन का निर्माण होता है। और जन के सर्वोच्च उपअधिकारी को रक्षक कहते हैं। यानी कि आप राजा कह सकते हैं। कुल मिलाकर जो टॉप मोस्ट लेवल के अधिकारी हैं उन्हें हम क्या, रक्षक कहते थे। देश या राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। उस समय जो देश था या राज्य था उसको क्या कहते थे, राष्ट्र कहते थे। क्लियर आपको, ये तो बात हो गई किसकी, किसी ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक कालीन की राजनीतिक दशा के बारे में। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल के शासन व्यवस्था की बात। किसकी, शासन व्यवस्था की बात। शासन व्यवस्था यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन। क्या, एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन। एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन। तो देखिए क्या थे, सबसे टॉप लेवल पे क्या थे, राजा। सबसे टॉप लेवल पे क्या थे, राजा। उसके बाद क्या थे, देखिए पुरोहित एवं सेनानी। क्या थे, पुरोहित एवं सेनानी। राजा के पुरोहित और क्या थे, उनके सेनानी। इसके बाद सभा एवं समिति। क्या थी, सभा एवं समिति। इसके बाद राज्य की आय के साधन। राज्य की आय के क्या क्या साधन थे उनके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद न्याय व्यवस्था कैसी थी। इसके बाद न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो ये क्या था, शासन की व्यवस्था थी। आइए आगे चलते हैं, एक बार इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ राजा शासन करते थे। ये शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कशन हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन क्या थी उसके बारे में। यहाँ राजा शासन करते थे और
राष्ट्र व राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होते थे। यानी कि राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राजा ही होता था। और राजा का बेटा ही राजा बनता था। राजा का बेटा ही राजा बनता था। राजा का प्रथम कर्तव्य राजा का प्रथम कर्तव्य प्रजा का पालन करना था। क्या है? प्रजा का पालन करना राजा का प्रथम कर्तव्य। यानी कि प्रजा में कुछ गलत हो रहा है तो या कोई परेशान दुखी है तो उसको देखना राजा का प्रथम कर्तव्य होता था। राजा को इंद्र के समान वीर, सूर्य के समान तेजस्वी तथा वरुण के जैसे दानी होना चाहिए था। उस समय क्या था? राजा को इंद्र के समान वीर और सूर्य के समान तेजस्वी तथा वरुण के समान दानी होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए? राजा के अंदर क्वालिटी उस जमाने में होनी चाहिए थी। आइए आगे चलते हैं। इसका क्या है? देखिए, पुरोहित क्या है? पुरोहित एक शिक्षक, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक एवं मित्र के रूप में राजा का प्रमुख साथी होता था। यानी कि पुरोहित एक बहुत अच्छी पोस्ट होती थी उस समय, जो कि क्या है? राजा का मित्र भी होता था। राजा को एक शिक्षक की तरह, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक की तरह उसको राजा को क्या करता था? गाइड करता था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनानी होता था। जिसे हम सेनापति बोलते हैं, उस जमाने में क्या बोलते थे? सेनानी बोलते थे। प्रजा से वसूल किया जाने वाले कर को क्या कहते थे? वली कहते थे। क्या कहते थे? वली कहते थे। ठीक है दोस्तों, वली कहते थे। प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहते थे? वली कहते थे। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था की। आर्थिक व्यवस्था यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी? यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन की कैसी थी? तो देखिए, सबसे पहले क्या है? इकोनॉमिक में क्या आता है? पैसा, ये सब चीज़ें आती हैं। राजस्व। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? पैसा कमाने के लिए क्या? पशुपालन करते थे। यानी कि अपना पेट भरने के लिए क्या? पशुपालन करते थे। उसमें क्या क्या पालते थे? देखिए, गाय, भैंस, बकरी, गधा, सुअर, हाथी, घोड़े, बैल, क्या हुआ? ऊँट होगा। क्या हुआ? ऊँट। ऊँट आदि क्या थे? इनके पास क्या थे? गाय, भैंस, बकरी, गधा, सुअर, हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट आदि इनके पास थे। वास्तव में आर्यों के पशु ही क्या थे? उनके धन थे। तो पशुओं से क्या करते थे? दूध निकालते थे इनसे, या इनसे खेतों में जुताई करवाते थे। ये क्या करते थे? इनसे सामान ढुवाते थे। ये सब कार्य पशुओं से लिया करते थे। इसके बाद क्या है? देखिए, कृषि यानी कि खेती में क्या क्या करते थे? देखिए, क्या क्या? गेहूँ, चावल, मूंग, तिल, फल, सब्जी, चना, धान, गन्ना आदि फसलें तैयार करते थे। तो ये काफ़ी फसलें तैयार करते थे उस ज़माने में भी, जिससे कि अपना ये घर का गुजर बसर किया करते थे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनके आर्थिक व्यवस्था के बारे में। आइए अब डिस्कस करेंगे हम तीसरा, आर्थिक व्यवस्था में उद्योग के बारे में बात करेंगे। उद्योग यानी कि बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, उद्योग में क्या है? कपड़ा बुनना आर्यों का प्रमुख उद्योग था। क्या? कपड़ा बुनना आर्यों का प्रमुख उद्योग था। इसके अलावा बुनाई, स्वर्णकार, शिकारी, धोबी, नाई, कुम्हार, कसाई आदि अपने अपने व्यापार करते थे। यानी कि उस जमाने में हर कोई अपना अपना काम करता था। जैसे कि कुम्हार जो था वो घड़े बनाया करता था। कसाई जो था वो जो जितने भी जानवर थे उनको काटा करता था। नाई बाल काटता था। धोबी था, कपड़ों की धुलाई करता था। जो स्वर्णकार है वो सोने का काम करता था। तो सब अपने अपने काम करते थे। व्यापार करने वाले को क्या कहा जाता था? बताइए। पाणी कहा जाता था। क्या? पाणी कहा जाता था। व्यापार थल मार्ग व जल मार्ग। थल मार्ग यानी कि जो हमारा नॉर्मल जमीन का रास्ता है उसे थल मार्ग कहते हैं। वह जल मार्ग यानी कि जो समुद्री यानी कि जल का जो मार्ग है उसे जल मार्ग कहते थे। तो दोनों तरह से ये हमारा क्या होता था? व्यापार होता था। क्लियर दोस्तों? आइए आगे चलते हैं।
देखिए आगे क्या बोला है, यज्ञ में राजा और प्रजा दोनों ही भाग लेते थे। यानी कि जब कभी भी यज्ञ होता था तो उसमें राजा और प्रजा दोनों ही भाग लेते थे। तप अति महत्वपूर्ण था। जो तप था, जब हम यज्ञ करते थे, वो लोग यज्ञ करते थे, तो उसमें जो तप था वह बहुत महत्वपूर्ण था। तप की क्रियाएं अल्प भोजन ग्रहण। तप की क्रिया क्या क्या थी, देखिए, अल्प भोजन यानी कि कम खाना लेना, एक मुद्रा में खड़े रहना और लगातार एक मुद्रा या कोई भी एक, जैसे कि मुद्रा क्या, एक पैर पे खड़े होना, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक मुद्रा में खड़े रहना और नुकीले कांटों पर चलना, और जो कांटे थे ऐसे नुकीले कांटों पर चलना, ये क्या था, तप की क्रियाएं कुछ थी। आइए आगे देखते हैं। आर्य देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों के रूप में पूजते थे। आर्य जो थे वो देवताओं को प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनके रूप में पूजते थे। आइए देखते हैं कौन से। देखिए पहला है स्वर्ग के देवता। स्वर्ग के देवता देखिए किन किन को मानते थे, वरुण को, सूर्य को, सावित्री और अदिति को। वरुण को, सूर्य को, सावित्री और अदिति को। इसके बाद पार्थिव देवता। पार्थिव देवता क्या क्या, देखिए, पृथ्वी, अग्नि और सोम। पृथ्वी, अग्नि और सोम ये क्या थे, हमारे पार्थिव देवता थे। इसके बाद अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से, देखिए, इंद्र, रुद्र, वायु और मरुत। इंद्र, रुद्र, वायु और मरुत ये क्या थे, हमारे अंतरिक्ष के देवता थे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, ये ऋग्वैदिक, जिसे हम बोलते हैं पूर्व वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था, स्पिरिचुअल कंडीशन थी, जिसमें यज्ञ, तप और देवताओं को पूजना शामिल था। तो अभी जो हमने ये देखा, यज्ञ और हमारा जो ये देवता हैं वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं, इसकी धार्मिक व्यवस्था के अंदर आते हैं। धार्मिक व्यवस्था के अंदर आते हैं, यानी कि इस स्पिरिचुअल कंडीशन के अंदर आते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो हमने आज जो हमारा वैदिक काल, जिसे हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, उसके बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सेकंड टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो ये वाला टॉपिक है हमारा, आज हमने ये डिस्कस कर लिया है। अब कल हम ये डिस्कस करेंगे वैदिक या उत्तर वैदिक काल को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, गुड बाय।